अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी पर शाया होने वाली खुसूसी रिपोर्ट ने पाकिस्तानी सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। द इकोनॉमिस्ट में शाया तहलका खेज तहकीकाती रिपोर्ट का उन्वान सूफी क्रिकेटर और जासूस पाकिस्तान का गेम ऑफ थ्रोन्स है, जिसको नामवर बरतानवी सहाफी ओवन बेनेट जोन्स ने तहरीर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सियासत में एक किरदार ऐसा है जो मंजर आम पर कम नजर आया, लेकिन उसका पसे पर्दा असर रसूख मौजूद बहस बना रहा। पाकिस्तान के हसास इदारे की बुशरा बीबी में दिलचस्पी की पहली अलामत उनकी इमरान खान के साथ खुफिया शादी के फौरन बाद सामने आई। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे हसास इदारे ने यह रिश्ता नहीं करवाया था, लेकिन ऐसे इशारे जरूर मौजूद थे कि इदारा इस ताल्लुक से फायदा उठा रहा था। बाद मुबस्सरीन के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि हसास इदारे के कुछ अफराद मुबैना तौर पर ऐसी मालूमात बुशरा बीबी तक पहुंचाते थे जिन्हें बुशरा बीबी इमरान खान के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थीं। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने बुशरा बीबी को निहायत बारीक मगर मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। हसास इदारा अपने एक अफसर के जरिए आइंदा होने वाले वाकयात की मालूमात बुशरा बीबी के किसी पीर तक पहुंचाता, जो उसे आगे बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता और ये इंफॉर्मेशन बुशरा बीबी इमरान खान के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल करता मालूमात के तौर पर पेश करती थी। जब वो पेशगोइयां दुरुस्त साबित होती तो इमरान खान का अपनी अहलिया की बसीरत पर यकीन मजीद पक्का हो जाता। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी के किरदार पर इख्तलाफ सिर्फ सियासी हलकों तक महदूद नहीं था। फौजी क़यादत के साथ इमरान खान के ताल्लुकात भी एक मरहले पर शदीद कशीदगी का शिकार हो गए थे। बाद सीनियर एहलकारों हता के जनरल बाजवा को भी शिकायत थी कि इमरान खान अपनी अहलिया की बात ज्यादा सुनते हैं। यही वजह थी कि 2019 में उस वक्त के ISI चीफ जनरल आसिम मुनीर की बरतरफी को भी बुशरा बीबी से जोड़ा जाता है। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका के एक रिश्तेदार ने जहांगीर तरीन को बताया कि वो काला जादू करती हैं। तहम PTI ने इन बातों को नाराज मुलाजमीन की फैलाई हुई बेबुनियाद कहानियां करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अरसे बाद एक दावत में जहांगीर तरीन से मुलाकात के दौरान बुशरा बीबी ने खुद जहांगीर तरीन से कहा कि उन्होंने सफेद कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि उन्हें काले जादू वाली औरत ना समझे। जहांगीर तरीन ने कहा कि उन्होंने उसी रात समझ लिया कि PTI में उनका मुस्तकबिल नहीं और बाद में पार्टी छोड़ दी। जल्द ही PTI के अंदर भी यह तासुर फैल गया कि अगर किसी ने बुशरा बीबी पर तनकीद की तो वो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ओन चौधरी भी इसी वजह से जेर अताब आए। इमरान खान ने उन्हें हल्फ बर्दारी से चंद घंटे पहले पैगाम भेजा कि बुशरा बीबी ने ख्वाब में देखा है कि अगर वो तकरीब में मौजूद हो तो वो शरीक नहीं होगी। और अगले दिन ओन चौधरी को ओहदे से हटा दिया गया। घर के अमले और करीबी साथियों के मुताबिक इमरान खान सियासी और सरकारी फैसलों से पहले बुशरा बीबी से राय लेते थे और उनके कहने पर लोगों की तस्वीर भेजकर चेहरा शनासी करवाते थे। यहां तक कि एक बार फ्लाइट 4 घंटे तक रुकी क्योंकि बुशरा बीबी के मुताबिक उड़ान का वक्त मौजूद नहीं था। इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि साबिक वजीर आजम की बुशरा बीबी से तीसरी शादी ने उनकी सिर्फ जाती जिंदगी नहीं बल्कि उनके अंदाज हुक्मरानी पर भी सवालात खड़े किए। सीनियर सहाफी ओवन बेनेट जोन्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि साबिक वजीर आजम के करीबी हलकों के मुताबिक बुशरा बीबी अहम तकर्रियों और रोजमर्रा सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिशें करती थीं, जिससे इमरान खान की फैसला साजी के अमल पर रूहानी मुशावरत का रंग गालिब होने की शिकायत पैदा हुई और नतीजे में इमरान खान अपने ऐलान करदा इस्लाहाती एजेंडे को नाफिज करने में नाकाम रहे। इकोनॉमिस्ट की खुसूसी रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस रिपोर्ट के बाद उन्हें धमकियों और शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने इस रिपोर्ट में वही इंकशाफात किए हैं जिनके सबूत भी उनके पास मौजूद हैं। सबसे पहली मुश्किल इस वक्त आ गई है, पहले तो नहीं थी, लेकिन इस वक्त जो गालियाँ सुन रहे हैं और जो धमकियाँ आ रही हैं वही एक मुश्किल है। बेसिकली रिपोर्ट जो है ये बुशरा बीबी साहिबा की ज़िंदगी के ऊपर हमने उनकी प्रोफाइल तैयार करने की कोशिश की है और जो चीज़ें पाकिस्तानी मीडिया में इससे पहले रिपोर्ट होती रही हैं ओवर द ईयर्स, उस सब को हमने सम अप किया है। उसके ऊपर फिर हमने फर्दर रिसर्च की। बहुत सारी तो बातें ऐसी भी निकली जो कि वेरीफाई नहीं हो पा रही थी एंड दोज आर नॉट पार्ट ऑफ आवर स्टोरी। हमारी स्टोरी में सिर्फ वही चीज़ें हैं जिनके लिए हमारे पास प्रूफ्स मौजूद हैं, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं और बात कर सकते हैं। अहम बात यह है कि इकोनॉमिस्ट की इस सनसनीखेज रिपोर्ट के बाद हुकूमत ने भी अपनी तमाम तोपों का रुख तहरीक इंसाफ की जानिब मोड़ दिया है। इस रिपोर्ट के बाद हुकूमती बुजुर्गान ने भी सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इमरान खान अपने फैसले माहिरीन के बजाय अपनी अहलिया से पूछ कर करते थे। मुल्की मुआशी और सियासी सिमत के हसास फैसले खातून की मुशावरत से चल रहे थे, जबकि इमरान खान की सियासत झूठ और मुनाफिकत के सिवा कुछ नहीं। इमरान अहमद न्याजी के जितने फैसले हैं वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर।
वो बताती थी कि कौन सी तैनाती कहां होगी, कौन से मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, किस मुल्क के साथ थोड़ा सा रिजर्व ताल्लुकात रखने हैं। तो ये कौन सी दीन की तालीम थी या रूहानियत थी जिसका जिक्र इस जरीदे के अंदर हुआ है, जिसके तहत पाकिस्तान की तकदीर के फैसले साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करते थे। और उनकी सियासत झूठ, मुनाफिकत और इल्ज़ाम तराशी के अलावा कुछ नहीं है। पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर और उसका प्राइम मिनिस्टर जो कि मायूसियों के गड़े में गिरा हुआ था, जो मुल्क जो है एटमी कुव्वत रखता था, उसके हाथ में वो जादूगरनी आई और उसने आकर इस मुल्क के तमाम आईनी फैसले करने शुरू किए। कैबिनेट के करप्शन की इंतहा की और उस करप्शन की इंतहा को आज यहाँ पे एक्नॉलेज कर दिया गया इस आर्टिकल के अंदर। मानी पीटीआई के फॉलोअर्स आज इस आर्टिकल को बार बार पढ़ें। द इकोनॉमिस्ट में लिख दिया गया है, पूरी दुनिया को बता दिया गया है कि कितना खतरनाक वक्त गुजरा है पाकिस्तान के ऊपर, कि किसके हाथ में था इक़्तिदार, जो जादूगर हुकूमत के अंदर जादूगरनी के हाथ में था। दूसरी जानिब इस रिपोर्ट पर तहरीक इंसाफ की जानिब से भी शदीद रद्द अमल आया है। पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने एक बयान में इस आर्टिकल को शरअंगेज और झूठ पर मबनी करार दिया है। एक बयान में पीटीआई चेयरमैन का कहना था कि इस आर्टिकल के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। इस आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की किरदार कुशी है। बैरिस्टर गौहर का मजीद कहना था कि बुशरा बीबी बानी की अहलिया होने की वजह से जेल में हैं। इससे कबल भी उनके खिलाफ इद्दत जैसे घटिया इल्जाम लगाए गए जिससे वो बरी हुई। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक इद्दत जैसे इल्जाम झूठ साबित हुए, ये भी एक मनगढ़ंत कहानी है और ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को नहीं तोड़ा जा सकेगा। इसके अलावा हालिया दिनों मुल्क में होने वाली बड़ी आईनी तरमीम के आफ्टर शॉक का सिलसिला भी जारी है। अगर पहले सियासी रद्द अमल की बात हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मुतालिक मुज़ाहमत का ऐलान तो किया है, ताहम इस ऐलान की अमली शक्ल या हिकमत अमली ताहाल मंजर आम पर नहीं आई। दावा किया जा रहा है कि पीटीआई एक तहरीक चलाएगी जिसकी तैयारी की जा रही है और पहले टोकन एहतजाज के तौर पर आइंदा जुमा को यौम स्याह मनाया जाएगा। पीटीआई के लिए एक और एहतजाजी तहरीक को लॉन्च करना इसलिए भी कठिन दिखाई दे रहा है क्योंकि गुज़िश्ता रोज ही पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को किसी भी मुज़ाहमती या सियासी मुहिम जोई में रियासती हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करने से रोक दिया है। इस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ 27वीं आईनी तरमीम और दीगर मामलात पर विफाक को ललकारने में कैसे कामयाब होगी, ये देखना इंतहाई अहम होगा। दूसरी जानिब 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद कायम होने वाली आईनी अदालत की तश्कील का अमल मजीद तेज हो गया है। विफाकी आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपना पहला हुक्म जारी करते हुए साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद हफीज को रजिस्ट्रार आईनी अदालत लगा दिया है। इसके अलावा विफाकी आईनी अदालत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में नई अदालतों की तैयारी आखिरी मराहिल में है। हाई कोर्ट के 3rd फ्लोर पर 4 अदालतों की तैयारी जारी है, जबकि एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल के दफातर भी खाली करवा कर नई जगह मुंतकिल किए जा रहे हैं। 2 मजीद अदालतें 2nd फ्लोर पर कायम की जाएंगी और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत कई जजों की अदालतें भी मुंतकिल की जा रही हैं। गो के इस आईनी अदालत में जजों की हतमी तादाद से मुतल्लिक अभी फैसला नहीं हुआ, ताहम आज एक और जज ने इस अदालत के रुकन का हल्फ ले लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में विफाकी आईनी अदालत के 5वें जज के लिए हल्फ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जस्टिस के आगा ने विफाकी आईनी अदालत के जज के तौर पर हल्फ उठा लिया है। तकरीब में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस इनाम अमीन मिनहास, जस्टिस खादम हुसैन सोमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने शिरकत की, जबकि आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस के आगा से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में आईनी अदालत के गुज़िश्ता रोज हल्फ लेने वाले जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अली बाक़र नदवी ने भी शिरकत की। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से इस्तीफा दिए जाने के 2 रोज बाद लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने भी ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा का 27वीं आईनी तरमीम के बाद तबादले का इम्कान था। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी के मेंबर थे। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने 22 मार्च 2014 को लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज की हैसियत से हल्फ उठाया और उन्होंने 2028 में रिटायर्ड होना था। अहम बात यह है कि जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा के खिलाफ सरकारी वकील की जानिब से रवा साल जनवरी में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी फाइल किया गया था और इस इस्तीफे को भी इसी रेफरेंस से जोड़ा जा रहा है। इसी तरमीम से जुड़ी एक और बड़ी पेशरफ्त आज उस वक्त हुई जब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 3 नए बिलों की मंजूरी दे दी है, जिनके जरिए फौजी क़यादत के ढांचे में बुनियादी तब्दीलियां की गई हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आज 3 बिलों की मंजूरी दी है, जिनमें वो बिल भी शामिल है जिसके तहत चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत को बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तकर्री के बाद दोबारा तरतीब दिया गया है। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2025, पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल 2025 और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दी। सदर की मंजूरी के बाद ये बिल अब
कानून का हिस्सा बन चुके हैं। वादे रहे कि वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने रवां हफ्ते कौमी असम्बली में वजाहत करते हुए कहा था कि अब CDF की 5 साल मुद्दत मुलाजमत उनकी तकर्री के नोटिफिकेशन की तारीख से शुरू होगी। इन तमाम मामलों पर मजीद बात करने में ज्वाइन किया है वजीर दिफा हाजा आसिफ ने। बहुत शुक्रिया हाजा आसिफ साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि आज जो दी इकोनॉमिस्ट पे खबर आई है इमरान खान और उनकी अहलिया के हवाले से कि जिस तरह से तसव्वुफ का इस्तेमाल किया जाता था और रूहानियत का जो है बड़ा अमल दखल था सरकारी फैसलों के ऊपर भी, क्या कहेंगे ये स्टोरी, ये इंकशाफात इमरान खान या तहरीक इंसाफ की सियासत को कितना डैमेज करेंगे, कितना मुतासर करेंगे? मैं उस पे तो कमेंट नहीं करता कि कितना, लेकिन एक चीज वाजे होके सामने आ गई है कि इमरान खान एक तवहमात का जो है शिकार शख्स था, सुपरस्टिशियस में जो है वो बिलीव करता था या इस किस्म के जादू टोने टोटके और मंत्र शंत्र में बिलीव करता था। तो अगर ऐसे शख्स जो हैं वो पाकिस्तान के वजीर आजम बन जाएं तो पाकिस्तान की रियासत का वही हाल होगा जो इन्होंने हाल किया है कि लोग जो है वजीर भी जो है वो उनके जायचे निकाले जाते थे, उनके चेहरे पड़े जाते थे और उसके बाद वजीर बनते थे, और जिनके चेहरों पे पढ़ाई गलत हो जाती थी वो वजारत से जो है वो फारग हो जाते थे। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा पुरशोभ दौर था जिससे हम निकल के आए हैं, और जो शख्स जो है खातून के टोटल कब्जे में हो, स्पेल बाउंड बाय दैट लेडी, जो एक मुझे नहीं पता कि वो क्या एनलाइटेंड थी, पढ़ी लिखी थी, क्या है, मैं उससे कोई नहीं कमेंट करूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग इन चीजों में बिलीव करते हैं और वो अगर पहुंच जाएं, पावर में खुद आ जाएं या पावर के करीब पहुंच जाएं, पावर वाले वक्त के करीब पहुंच जाएं, तो ये एक सिक्योरिटी थ्रेट जो है मुल्क के लिए है। और अल्लाह की मेहरबानी है कि हम उस फेज से निकल आए हैं, और जिस तरह प्लान करके इंटेलिजेंस के लोगों ने, ISI के लोगों ने, जनरल फैज ने, जनरल बाजवा ने जिस तरह प्लांट किया इस औरत को, ताकि इस औरत के जरिए जो है ताकत पे वो खुद काबूज हुए थे। वो बिल्कुल इमरान खान खुद कहता था कि आर्मी चीफ जो है बाप होता है कौम का या उनका या जिसका भी आप कह लें। आज भी वो जो बार बार कहते थे, गाड़ी वाले साहब हैं नेशनल असेंबली मेंबर, जो बार बार बड़े फख्र से कहते थे कि जनरल बाजवा बाप है। तो ये लोगों ने वल्दीतें बदल ली, लोगों ने टोटके जो है इस किस्म के अब ये करना है तो उसकी वजह से ये करना है, तुमने अमेरिका नहीं जाना, तुमने अफ्रीका नहीं जाना, तुमने बरतानिया नहीं जाना। तो मैं समझता हूँ कि हम एक बड़े पुरशोभ दौर से निकल के आए हैं, और आज गौर साहब ने कहा है कि वो कानूनी चारा जो करेंगे जरूर करें। अगर वो नहीं करेंगे तो मैं चला जाऊंगा उनके, मैं अदालत में चला जाऊंगा। मैं कहूंगा कि जी ये ऑथेंटिसिटी इसकी एस्टैब्लिश। इकोनॉमिस्ट कोई ऑर्डनरी पेपर नहीं है या मैगजीन नहीं है। वो लोग जो है कभी कोई ऐसी चीज नहीं छापेंगे जिसके मतलब कोई दूर दूर से स्पेकुलेशन हो सके कि इसमें कोई गलती का जो है आमेजिश है या गलती का शायबा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो जरूर जाएं। अगर गौर साहब जो हैं वो 1% भी सिंसियर है ना इसे इमरान खान से, तो जरूर जाएं। नहीं तो वो और बहुत से अगली सफों में जो बैठते हैं, ये पूरी बारात जो है ये मिलके जाके कोर्ट में फाइट करें, जरूर करें। अगर नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि दे आर डिसऑनेस्ट पीपल, दे आर डिसऑनेस्ट पीपल। और वो जो है इस चक्कर में है कि इमरान खान अंदर ही रहे तो साड़ी जिहड़ी हैगी ये दुकान चलती रहे। तो खैर साहब, आपने कहा कि अगर वो नहीं जाएगा फिर मैं चला जाऊंगा अदालत में। क्या हुकूमत को ऐसा इरादा रखती है कि ज़ाहिर है ये बड़े सेंसिटिव मामला होते हैं, जब रियासती अहम अमूर होते हैं, रियासत के बड़े अहम फैसले होते हैं, जिस तरह से स्टोरी के अंदर कहा गया है कि वो सब जो है बुशरा बीबी जो है वो फैसले बताती थी, खान साहब वो करते थे, वो उनके जेर असर थे। तो क्या कोई तहकीकात की हुकूमत इस सारे मामले की करेगी कि ये क्या चल रहा था उनके दौर में? ये
तो आज ब्रेक हुई है ना, लेट्स सी हुकूमत इस पर क्या फैसला करती है। मैं जो आपको कहा है ना कि अगर मैं नहीं जाता तो और बंदा चला जाता है। ये तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बंदा खड़ा करके तो उसको कहा जाता है कि चैलेंज करो, ताकि एक ये भी चीज साबित हो जाए कि अदालतों ने भी जो है स्टोरी को एंडोर्स कर दिया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये नहीं जाएंगे। अगर जाएं तो मैं तो कहता हूँ जाएं, ताकि पता लगे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये कह रहे हैं कि जी स्टोरी जो है ये कोई, मेरा मतलब है कोई, इट्स नॉट कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वहां पे तो बड़े बड़े चैनल्स जो हैं पाकिस्तानी को, उनको भी डैमेजेस देने पड़ गए हैं बरतानिया में। जाएं, जरूर जाएं, तो हर साहब जो डैमेजेस क्लेम करें। जी हाँ, तो जो मैंने बात की कि ज़ाहिर बड़े अहम अमूर होते हैं, आप खुद ज़ाहिर एक सरकारी पोजीशन पे बैठे हैं, बड़े अहम राज होते हैं, बड़ी अहम चीज़ें होती हैं। इस तरह से फैसला साजी का होना, आपने खुद भी कहा कि ये रियासत के लिए बड़ा खतरनाक था, बड़ा डैमेजिंग हो सकता था। तो इस मामले की आपकी अपनी ज़ाती राय क्या है? हुकूमत करती है या नहीं करती कल को, लेकिन आपकी ज़ाती राय क्या है कि ये चीज़ें सामने आनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए थॉरली जाके उन तमाम लोगों के जो इस वक्त इन्वॉल्व थे? होनी चाहिए कि क्या क्या फैसले जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के या और कोई हुकूमती जो स्टेट क्राफ्ट जो है, जिस तरह रियासत जिस तरह चलाई जाती है, उसमें कहाँ वो खातून जो है इन्फ्लुएंस करती थी। आप देखें कि वो गोगी किधर गई है, वो कहाँ से आई थी, कहाँ चली गई है। वो गोगी अपने सारे क्या कहते हैं बोरिया बिस्तरा का साथ अपने शौहर को लेके बाहर चली गई हुई है। ये कौन लोग थे? व्हाई डिडंट दे स्टे ओवर हियर? हमारे ऊपर मुश्किल वक्त था, हमने कैदें काटी हैं, अदालतों का सामना किया है। आप देखें, मैं एक और बात यहाँ पे करना चाहता हूँ। ये लोग कहते हैं ना ये जो अदालती, आप मुझे बताएं कि कहाँ जो है अदालती पावर्स के ऊपर या जुडिशरी की पावर्स के ऊपर या उनकी डोमेन के ऊपर जो है एग्जीक्यूटिव ने जो है 87वीं तरमीम में जो है वो एनक्रोच किया है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप गवाह हैं जनाब, ये मियां नवाज शरीफ को क्या उसका केस जो है पहले किसी निचली अदालत में चला था? क्या वो फिर हाई कोर्ट में गया? वो क्या उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गया? इसके सारे केसेस जो है इमरान खान की निचली अदालत में चल रहे हैं। पूरा जुडिशियल प्रोसेस जो है उसको दिया जा रहा है, नवाज शरीफ को दिया गया। तो हर साहब ये जो मुझे बताएं। जी, तो ये जो तरमीम अब हुई है 27वीं आईनी तरमीम में, आप उस पर मुतमईन हैं कि अब जो है इस तरह का जो आपका भी एक ज़ाहिर गिला रहा है अदालतों के वाले से कि अदालतों ने जो है वो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया, या फिर आप कहते हैं कि हुकूमतों को घर भेज दिया गया, मियां नवाज शरीफ को आप कहते हैं कि घर भेजा, वो जो गिला था आपका अब वो उजाला हो गया है 27वीं आईनी तरमीम में कि अब ऐसा नहीं होगा मज़ीद? आप मुतमईन हैं? 27वीं आईनी तरमीम जो है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना है, आप मुझे बताएं, मैं अभी गूगल करके देखें किस किस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, अलहदा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स वो सेटल करते हैं। और दूसरा ये है कि जस्टिस जो है वो ट्रांसफर क्यों नहीं हो सकते, ये भी आप गूगल करके देखें। आपको बेशुमार मुल्क मिलेंगे दुनिया में जहाँ पे जज जो है बिहार से जो है कलकत्ते आ सकता है, या कलकत्ते से जो है दिल्ली आ सकता है, दिल्ली से अमृतसर जा सकता है। ये मेरा मतलब है कोई ये प्रिविलेज नहीं है। आप अदलिया मुलाजम हैं, आपको 16 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, मुझे 4 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। मेरे पास ना गाड़ी है, ना मेरे पास गार्ड है, ना मेरे पास एक घर है, ना मेरी पेंशन है। ये सारी चीजें जजों को मिलती हैं। आप मुझे बताएं कि मेरा ख्याल है दे आर वेरी वेरी प्रिविलेज पीपल। और आप और भी इस्तीफे देखें, इनमें कुछ लोग इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहे जो इंतजार कर रहे हैं कि जी ताकि ये उनकी जॉब जो है को महीना 2 महीने जो और गुजारने हैं, 5 साल पूरे हो जाए ताकि। एक दो हैं इस तरह के। जी सही है। तो ये नहीं आप कह रहे कि मजीद इस्तीफे भी आ सकते हैं इस मामले के ऊपर? अच्छा, ये जो स्टोरी की बात हम करते हैं, साहब उस पर ये बताएगा कि फैज हमीद साहब के ऊपर उसका क्या सिर्फ इसलिए करेंगे? आप बताएं। जी, ये जो स्टोरी की हम बात करते हैं, फैज हमीद साहब के ऊपर इसका क्या असर आएगा? क्योंकि सारी कहानी उनके गिर्द भी घूम रही है कि वो जो है कुछ सीक्रेट मालूमात जो हैं वो फीड करते थे, और बाद में जो है वो जब वो बुशरा बीबी खान साहब को बताती थी तो खान साहब बड़े इंप्रेस होते थे उनके रूहानी असर रसूख से। तो इसमें स्टोरी में लिखा है कि फैज हमीद साहब ने बड़ा यानी कि शानदार तरीके से इस्तेमाल किया बुशरा बीबी को अपने ज़ाती मकासद के लिए, ज़ाती अहदाफ के लिए।
तो उनके हवाले से भी कुछ चीज़ें आपको लग रहा है कि जो उनके खिलाफ ऑलरेडी तहकीकात चल रही है, मजीद उनके खिलाफ जो है चीज़ें आ सकती हैं, खुल सकते हैं मामला? बिल्कुल जी, मैं इस ज़िम्मे भी उनसे तहकीकात हो सकती है कि उन्होंने क्या क्या फैसले कराए, को पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी जो है कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हुई, और इस खातून के जरिए जो है उन्होंने साथ जनरल बाजवा भी उनका नाम भी लेना, वो तो फैज हमीद का अकेला तो नहीं था, ये जोड़ी थी पूरी जो सारा कुछ कर रही थी। तो अगर फैज हमीद अकेला जो है बगैर जनरल बाजवा ने जो है वो कान में रुई डाली हुई थी, आंखें बंद की हुई थी कि बाजवा तो बड़े शिकवे कर रहे हैं यहाँ पे कि उनके बारे में बड़े शिकवे आ रहे हैं कि मेरी जब बैठते थे खान साहब के साथ तो मेरी बात कम सुनते थे, खान साहब जो है वो बुशरा बीबी की बात ज्यादा सुनते थे। नहीं तो बुशरा बीबी उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रही थी ना। सही। जो आज जो आर्टिकल है उससे तो यही है ना कि ये उनको रिप्रेजेंट कर रही थी। यानी आप कह रहे हैं कि फैज को रिप्रेजेंट कर रही थी या फैज उसको मैनिपुलेट कर रहा था, तो फैज जनरल बाजवा की जो है वो मर्जी के बगैर जो है किस तरह मैनिपुलेट कर सकता था? और अगर वो कहता मुझे नहीं पता था तो फिर एक्सटेंशन क्यों ले रहा था? यानी आप कहते हैं कि नौकरी करता 3 साल के घर जाता। तहकीकात अगर खुलती हैं तो ये दायरा कार अगर आप कहते हैं फिर ये फैज हमीद साहब तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये बाजवा साहब भी उसकी ज़द में आ सकते हैं। मतलब एक लॉजिकल चीज है, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मैं तो एक मंतकी बात कर रहा हूँ। सही। अच्छा हाय साहब, ये मैनिपुलेट हुआ है और इससे जाहिर होता है कि कितना बड़ा जुर्म था। इसको 2018 के इलेक्शन रिग करके जो है उसको बरसर इक़्तिदार लाया गया इमरान खान को। सही। और फिर उसके ISI जो है हवाले की गई फैज के जो है, आपको पता है किसको रिमूव करके तो फैज के हवाले की गई थी। जी हाँ, वो जिक्र भी है इस स्टोरी के अंदर कि किस तरह से जो है वो खान साहब जो है उनको DGI के ओहदे से इसलिए हटाया गया कि उन्होंने करप्शन जो है वो जो है उसकी निशानदेही की थी बुशरा बीबी के हवाले से। वो जिक्र भी है स्टोरी के अंदर जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से। बिल्कुल, जब उस वक्त DGI के चीफ थे, उन्होंने बताया कि आपकी बेगम जो है करप्शन कर रही है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बिल्कुल सारी दुनिया को पता है। ऐसा ही है, ये स्टोरी में मेंशन भी है मामला। देख लें कंफर्मेशन कहां से आ रही है इस चीज की। सही है। तो खान साहब चलिए ये तो मामला हो गया, आगे अगर हम बढ़े तो बात कर लेते हैं ज़रा ये जो मामलात हैं अफगानिस्तान के वजह से। क्विकली कमेंट इसमें भी आपका चाहिए कि पहले तो कहा गया था कि अगर कोई वहाँ से दहशतगर्दी मजीद हुई तो सीज़ फायर जो है वो फिर ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान कार्रवाई करेगा। सीज़ फायर तो फिलहाल बरकरार है और वहाँ से अटैक्स वगैरह भी हुए, इस्लामाबाद के अंदर भी दहशतगर्दी हुई, वाना के अंदर बहुत ही खौफनाक किस्म की दहशतगर्दी का एक प्लान था लेकिन वो नाकाम बना दिया गया हमारी फोर्सेस की जानिब से। तो क्या हिकमत अमली है? फिलहाल डिप्लोमेसी को ही मजीद वक्त दिया जाएगा, जो कि आज रूस ने भी कहा है कि वो भी सालसी के लिए तैयार है। कि मैं से जरा गुरेज करूंगा कमेंट करने पे, क्योंकि ये 2 वाकया जो हुए हैं ये उसके बाद हुए हैं, जो इस्तांबुल का जो आखिरी जो दौर था और उसके बाद जो बयान आया कि जी तुर्क हुकूमत और कतरी और ईरानी ये हमारे जो भाई हैं, सऊदी अरेबिया भी ये कोई इंटरवीन करना चाहते हैं। अब उस बयान के बाद जो है ये 2 वारदातें हुई जिसमें 100% अफगान शहरी मुलव्वस हैं और ये सरहद पार से आए, वाना में, ये सरहद पार से आए इधर पिंडी में, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो ये इसके बाद जो है क्या और वाना में भी जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ था हाजी साहब, उसमें भी वो वहाँ पे जो इंटरसेप्ट हुई है कॉल, वो लोग जो दहशतगर्द वहाँ पे मौजूद थे जो आए थे वो भी राब्ते में थे अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ। जी कम्युनिकेशन जो इंटरसेप्ट हुई है। बिल्कुल तो इसमें कोई शक नहीं रह गया कि ये सारा कोई कंट्रोल जो है काबुल से हो रहा है या कंधार से हो रहा है। तो हाजी साहब एक चीज़ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बजाय इसके ज़ाहिर है हम एक लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं जब हम मुज़ाकरात जब बातचीत में जाते हैं, हमारा जो है मुतालबा वो तो 1 पॉइंट है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना हो, इस सिलसिले को रोका जाए, लेकिन बजाय इसके इस पे कोऑपरेट करें, वो बातचीत को आगे बढ़ाएं, वो तो उल्टा अब मुतबादल ट्रेड रूट्स की बातें करने लगे वहाँ पे। इसका मतलब यह है कि कोई विल वहाँ पे नजर नहीं आ रही कि वो फैसला कौन कार्रवाई करे TTP के खिलाफ, या चांद के रास्ते जाना है उन्हें करें। और मैं ये इंतजार ही ना करें, मुल्ला ब्रदर को कहें कि बोरिया बिस्तरा लपेटे यहाँ से चले ले जाए सब कुछ जो है। They're not bothered about it. सही। यानी इसमें खास साहब ये भी तो सामने आता है कि वो कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं रखते जो वो मुतबादल की तरफ जा रहे हैं।
नहीं, जाएं। उन्होंने कल जाना है तो आज जाएं, परसों जाना है तो कल जाएं, बिल्कुल जाएं। सही है। ये इसमें कोई शक शुबा ही नहीं है हमारे ज़हन में। ले जाए सारा कुछ जो है। या समर अब्बास साहब, ये इंपोर्ट यहाँ से होती है, फिर डॉलर अब पाकिस्तानी मार्केट से खरीद के ले जाते हैं। यहाँ पे डॉलर का रेट जो है अनस्टेबल होता है, डॉलर मार्केट से गायब हो जाता है। ये सारा ये स्कैम जो है, ये फ्रॉड जो है इसे ट्रांजिट ट्रेड का पिछले 40-50 साल से जो है खत्म करें ये बिल्कुल। सही। और हर साहब, एक और अहम मामला है जो कि दहशतगर्दी का मामला है, उस पर आज भी वज़ीर आला केपी का बयान आया है कि ये खुद चाहता है, इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। और दूसरा वो बातें कर रहे हैं आजकल जो एक्टिंग इन एड ऑफ सिविल पावर, इस नोटिफिकेशन को भी विड्रॉ करने की बातें वहां पे हो रही हैं। क्या कहते हैं इस पर, विभाग कैसे रिएक्ट करेगा अगर ऐसा किया जाता है तो? देखिए, ये आईनी और कानूनी बातें हैं। अगर वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर आइन और कानून में दर्ज है कि उसको किस तरह डील किया जाता है। यानी सख्ती से निपटा जाएगा। जरूरत नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इट इज रिटन आइन के अगर वो पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज करेंगे तो फिर उसकी भी एक प्रोसेस है कि किस तरह डील किया जाएगा। तो इमरजेंसी का है या गवर्नर रूल का है, आप उसी तरफ इशारा कर रहे हैं? मुझे तो आईनी अरेंजमेंट्स हैं जो मैं कोई इसका अगर कमेंट करूंगा तो पेशेंस वक्त होगा। आईनी अरेंजमेंट्स तो यही है हाय साहब। नहीं, मेरा मतलब है अभी कोई हुकूमत ने इसके ऊपर कोई और मेरे इल्म में से अभी नहीं शुरू किया। ठीक, जब शुरू होगा आज या कल या परसों। ठीक है। लेकिन ये एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जब इस किस्म के बयान दे तो वो कोई शगुन को अच्छा नहीं होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। इसी पे शेर अफजल मरवत साहब का मौक़िफ़ भी लेंगे चूँकि वो बहुत करीब रहे हैं खान साहब के, बुशरा बीबी के भी, और इस पर तज्ज़िया भी शामिल करेंगे मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। द इकोनॉमिस्ट में शाया होने वाली खबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। तहरीक इंसाफ ने कानूनी चाराजोई का भी ऐलान कर दिया है और तरदीद की है इस खबर में दी गई जो तफसीलात हैं उनकी। तहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही जुड़ी माजी में एक ऐसी शख्सियत थी जो इमरान खान और बुशरा बीबी के काफ़ी करीब रही। उनसे हम जानेंगे कि ये जो इल्ज़ामात हैं, ये जो दावे हैं, ये कितने दुरुस्त हैं, इनमें कितनी हकीकत है। जो कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें शाया होती रही हैं। ये चीज़ें कोई पहली मरतबा नहीं आई। हाँ, इंटरनेशनल मीडिया पर ये तमाम तफसीलात पहली मरतबा आई हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि जो स्टोरी आज छपी है द इकोनॉमिस्ट में, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो बड़े ही सख्त किस्म के इंकशाफात किए हैं, इस स्टोरी के अंदर किए गए हैं और बड़े सख्त इल्ज़ामात लगाए गए हैं बुशरा बीबी के ऊपर, इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर। क्या कहेंगे इस पर? ये कितना डैमेज करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को या उनकी अहलिया की रिप्यूट को? इसमें कोई शक नहीं है कि खान पे बुशरा बीबी का काफ़ी असर रसूख है। अगर किसी है शख्स का या खातून का तो ये सारे एक तरफ हो जाए बुशरा बीबी का असर, क्योंकि खान की उसे मोहब्बत, खान की उसे अकीदत, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। झूठ ही होगा कि कोई कहेगा ये जो अभी वज़ीर आला साहब आए हैं और जो हटाए गए हैं अली अमीन खान गंडापुर, बुशरा बीबी का फ़ैसला है। पहले बुजदार उनका फ़ैसला था, ये जो थे महमूद खान, और इसके अलावा पार्टी के तमाम बड़े फ़ैसले, मिसाल के तौर पे सारी दुनिया एक तरफ थी कि मिसाल यूसुफजई को टिकट नहीं देना है, बुशरा बीबी ने देना था, मिल गया। इसी तरह आप कह रहे हैं ये जो केपी के वज़ीर आला लगे हैं ये भी बुशरा बीबी का फैसला था? मैंने अभी आपको बताया ना। हाँ। कि ये भी उनका फैसला है। अच्छा, ये भी उनके फैसला है। देखिए, खान पे उनकी ज़ात का बहुत ही ज़्यादा असर है और इसमें मैं झूठ बोलूँगा कि मैं कहूँ कि पार्टी के सियासी फैसलों पे या गवर्नेंस के हवाले से फैसलों पे वो असरअंदाज नहीं होती थी, वो है। पीटीआई कह रही है कि हम कानूनी चाराजोई करेंगे इस स्टोरी के ऊपर, स्टोरी लिखने वालों के खिलाफ। कर पाएंगे? ये हो जाएगा? पीटीआई कहती तो है, करती नहीं है, इसको भूलना नहीं चाहिए। अच्छा, जाते जाते जरा एक चीज़ वजाहत कर दीजिएगा। आपने गंडापुर साहब का जिक्र तो आपने सरसरी सा किया था, आप ये कह रहे हैं कि उनको हटाने का फैसला भी बुशरा बीबी का था? हाँ बिल्कुल। लगाने का भी उनका था, हटाने का भी उनका था? बिल्कुल, लगाने का भी मैं ही
क्योंकि उस वक्त तो आप सारे प्रोसेस में आप खुद भी आपको कंसंट्रेशन का शायद हिस्सा याद थे। नहीं होगा, लेकिन आज के मैं आपको बता दूं, आपको एक वीडियो मिल जाएगी। वो डेरा इस्माइल खान में इलेक्शन से पहले मेरा जलसा था। अली अमीन खान उनके भाइयों ने अरेंज किया था। अली अमीन खान खुद छुपे हुए थे, लेकिन सही डेरा की तारीख में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ है। सही। मैं जब वहाँ पे गया और आवाम का मतलब लाखों से ज़्यादा लोग थे, तो मैंने उनको फिर कहा कि डेरा के लोगों, आपका ये नुमाइंदा अली अमीन खान आने वाला वज़ीर आला होगा। ये जनाब अली पिक कर ली पीटीआई के सर्कल्स ने, और सही। अली अमीन खान मुखालिफ ग्रुप में पीछे सही। पड़ गया। अब ये बात मैंने अपने पेट से तो नहीं कही थी, आपको बुशरा बीबी की तरफ से मुझे मतलब इशारा जब मिला था उसकी कोई? तकर्रुरी हो रही थी और जिस वक्त ये फैसला हो रहा था, तो मैं इसका चश्मदीद गवाह था। सही। तो अली अमीन खान की तकर्रुरी जो है उसमें उसकी सिफारिश बतौर अतम मौजूद थी। सही। और हटाने की भी मुशावरत को बुशरा हटाने बीबी में का तो फैसला था। 100% कोई और सिफारिश बीबी। ही नहीं सिवाय उनके। सही है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब 27वीं आईनी तरमीम जो है वो तो मंजूर हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि फिर हम कोई एहतजाजी तहरीक चलाएंगे इस तरमीम के ख़िलाफ़। इसमें कोई पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो मार्च भी शामिल है। इसमें लाहौर हाई कोर्ट में भी उन्होंने जाना है। असम्बली से एक करारदाद भी केपी असम्बली ने पास करनी है। फिर अगले जुम्मे को योम स्याह मनाया जाएगा। आप समझते हैं कि ये काफ़ी है, या तहरीक इंसाफ को कुछ बड़ा करना पड़ेगा, या फिर उन्हें मुफाहमत की तरफ आना पड़ेगा? क्या होगा? कोई खुल के मुदामत भी नज़र नहीं आ रही। मैं आपको दिल की बात बता दूं, खान साहब को छुड़ाने का काम और सियासी कैदियों का छुड़ाने का काम दो लोग कर सकते थे। वो दोनों अब शायद इस्तेमाल नहीं होंगे। एक अली अमीन खान था और एक बैरिस्टर गौर थे। ये उन सर्कल्स में पसंद किए जाते थे, उनकी बात सुनी जाती थी और उन पे यकीन था कि ये मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करने वाले लोग हैं। अब गौर मुफाहमत साहब तो अब भी है, पार्टी के चेयरमैन है। मेरा पहले घटापुर ख्याल साहब को तो नहीं हटा दिया देखिए, गया है। मैं आपको अर्ज करूँ ना, गौर साहब की कोई बात कभी मानी नहीं गई। उसकी कोई सिफारिश पे कोई उसकी रिकमेंडेशन पे कभी अमल करने ही नहीं दिया गया। किसकी जो है वो ज्यादा बात मानी जाती है पार्टी के अंदर? कौन ज्यादा पावरफुल है? हाँ, आजकल बल्कि गुज़िश्ता पौने 2 साल से सबसे पावरफुल अथॉरिटी पीटीआई में जो है वो गैबत है। बस कान में बात डाल दो, उसी पे फैसले होते हैं। आप यकीन करें, लोग ये जितने भी फैसले हो रहे हैं, आप देखें कियास का आलम में कौन कर रहा है सारा कुछ पार्टी के अंदर? जाहिर है कोई पावरफुल तो होगा कि जिसकी बात सुनी जाती हो, जिसकी मानी जाती हो, जो थोड़ी सी अथॉरिटी रखता हो ना। भाई जिसकी आप कह रहे खान हैं कि तक चेयरमैन की कोई रसाई नहीं है, मानता, खान चेयरमैन के के अलावा कान फिर कौन है? तक। सेक्रेटरी जनरल पावरफुल है कौन है? या कोई नॉन इलेक्टेड कोई- मेंबर पार्टी के पावरफुल है कौन है? हु इज कॉलिंग द शॉट्स? मैंने कहा ना, कुसर पुसर सबसे पावरफुल चीज़ है। एक जाता है, एक बात कान में डाल देता है, उसकी हो जाती है, बात मानी जाती है। दूसरा आके दूसरे नज़रिए से बात डाल देता है। ये पौने 2 साल से पार्टी के फैसले आप देखें ना, यानी क्या नताइज ला सके हैं। पार्टी एक क्यास की हालत में है, इंतशार की हालत में है, आहिस्ते आहिस्ते डूब रही है, किसी को एहसास ही नहीं है। और जितना वक्त गुजर रहा है उतनी ही एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत मजबूत हो रही है। जाहिर है पहले 26वीं आईनी तरमीम हुई, अब 27वीं हो गई। हुकूमत की गिरफ्त जो है वो सिस्टम के ऊपर मजीद मजबूत होती जा रही है। तहरीक इंसाफ के जो मामलात हैं वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होते चले जा रहे हैं। मानते हैं आप इस बात को? मैं तो खुद कई यही कहता रहा हूँ। और ये इसकी वजह क्या है? यही बदनीयती पर मबनी फैसले करवाए जाते हैं खान से। अहलियत का मसला है या नीयत का मसला है? नीयत का मसला है, और नीयत की वजह से अहलियत कोई मयार नहीं है। तो फिर क्या होगा? फिर खान साहब जेल में ही है मजीद अरसे के लिए, लंबे फिलहाल अरसे तो के लिए? देखें, इनडायरेक्टली तो खान साहब खुद इन तमाम फैसलों के जिम्मेदार हैं, क्योंकि छोटे से छोटा फैसला जो है वो भी खान से करवाया जाता है। पार्टी की जो क़यादत है, जो फैसले एमएनए तो बड़े जो आपने बताया वो तो बुशरा बीबी कर रही हैं। खान साहब फिर जिम्मेदार कहाँ से होंगे? खान से करवाए जाते हैं ना। मैंने आपको क्या कहा, हम्म, फैसला तो खान का होता है ना, बुशरा बीबी का नाम सामने तो नहीं आता है। ताकि करवाती तो वही है फैसले। देखिए, डी चौक पे जाने के बाद भी खान ने जिम्मेदारी ली कि मैं ये जिम्मेदारी उठाता हूँ। तो लिहाजा ये फैसले जब तक क़यादत को नहीं सौंपे जाएंगे, मेरिट नहीं होगा, अहलियत और बोनाफाइडी नहीं होगी। ये कोई वकला तहरीक की बात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। चल पाएगी वकला तहरीक ये मौजूदा हालात के अंदर? लग रहा है आपको? ना तहरीक वकला की चलनी है वकल, और ना ही ये आईन पाकिस्तान का जो ये कांग्लोमरेशन बना है,
न कोई एहतजाज होना है, ये सुप्रीम कोर्ट तक जाना है एहतजाज करना है, ये कोई एहतजाज है? ये तो वैसी मतलब ये पटाखे चलाने की वाली बात है। एहतजाज का मतलब है कि पीटीआई 4 से 5 लाख लोगों को इस्लामाबाद की सड़कों पे अगर ला सकती है, नहीं ला सकती है तो फिर सिर्फ तमाशा देखें कि उनका लीडर जेल में बंद ही रहेगा। आपने मुसाफा किया शहबाज शरीफ साहब से, उस पर भी पार्टी में बड़ी जो है तनकीद हुई आप पे, आपने कहा नेक्स्ट टाइम फिर मैं जफ़ी डालूंगा। तो जफ़ी कौन सी वाली होगी? सिर्फ एक अलामती जफ़ी होगी या कोई ज्वाइन शाइन करने वाली जफ़ी होगी? नहीं यार, मैं आपको अर्ज करूँ ना, मैं मुझ पे तो अब किसी का कोई हक नहीं है कि मुझसे कोई सवाल करे। सही निकाल दिया ना। और ताल्लुक जो है, रिश्तेदारियां, ताल्लुक, प्यार, मोहब्बत, ये ज़बरदस्ती नहीं निभाए जाते। ऐसा ही है। मेरा मन करता है जिससे मिलने को, जिसको भी इज्जत देने को, किसी का कोई हक रहा ही नहीं। अपने पास कोई अपने इसमें रखता तो मुझसे पूछता। हाँ, आपने तो 3 दफ़ा निकाल दिया, बस करो। अब तो जपी नहीं, जपियाँ डालूंगा। हर उस शख्स से डालूंगा जो जिसको माजी में मैंने छोड़ा नहीं है। इनके लिए मैंने उनकी तज़हीक की है, और जिनकी तज़हीक की वो ताज़ीम दे रहे हैं, और ये अब ने मुझे गालियाँ दे रहे हैं। उस तज़हीक पे आप जो है शर्मिंदा है कि मैंने गलत तज़हीक की? हमेशा कहता हूँ कि आइंदा सियासत में मैं किसी पार्टी के लिए किसी मुखालिफ की तज़हीक कभी नहीं करूँगा। और तज़हीक तो मैंने की थी, इन तमाम की, ये मियाँ साहिबान की, पीपल पार्टी की। लेकिन ये देखिए ना, मियाँ साहब ने मुझे कहा, शहबाज शरीफ साहब ने, कि मियाँ नवाज शरीफ साहब से आप हाथ मिला लें। मैंने कहा मिला लेता हूँ। मियाँ शहबाज शरीफ साहब से जब आंखें चार हुई, क्या उसने कहा, लेकिन मैंने क्या उसके बारे में नहीं कहा था। तो उन्होंने बजाय इसके कि उसने कहा ठीक है, तो फिर सिर्फ एक फिक्रा उन्होंने कहा कि मिल के मुझे खुशी हुई। तो मियाँ नवाज शरीफ ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, तो लिहाजा ये मैं खुद क्या गवारा करूँ, कोई मुझे इतना बुरा भला कहे जितना मैंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को कहा है। किसके मोहब्बत में कहा था? पीटीआई की मोहब्बत में कहा था। पीटीआई ने अपनी मोहब्बत का सिला इस तरह दे रही है, 1.5 साल से आपको पता है कि ये बैंड बजा रही है, गालियों पे गालियाँ। और तसव्वुफ के साथ एक आखिरी बात, सारे बयानिए तसव्वुफ के खान के एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन तसव्वुफ का बयानिए पे पानी फेर देते हैं ये गालम गलोच ब्रिगेड, क्योंकि तसव्वुफ में गालम गलोच का कोई सही है मकाम नहीं है। तो अब फिर आप क्या देखते हैं? तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? कोई वाज़ेह मुफाहमत भी नज़र नहीं आ रही, कोई वाज़ेह मुज़ाहमत भी नज़र नहीं आ रही। मुज़ाहमत का मामला जो है वो फ़िलहाल दे दिया गया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को। तो ये हो पाएगी मुज़ाहमत? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कर पाएगी, आपको लग रहा है, या ये भी पहले की जो मुज़ाहमती तहरीकें चली हैं उन्हीं की तरह की एक होगी? या उनसे भी कमज़ोर होगी। अच्छा, वो तो फिर भी काफ़ी अच्छी मुज़ाहमत है। सुहेल अफरीदी कह तो रहे हैं कि वो कोई इस्लामाबाद की तरफ फिर कोई जलगा की तैयारी कर रहे हैं। साहब के लिए बहुत मुश्किल है। वो कहेंगे, उसका जिम्मेदारी है, वो चाहता भी है, लेकिन परफॉर्म करना, तो हाई कोर्ट ने तो फैसला भी दे दिया कि अब वो भी आपको वसाइल हासिल नहीं है। तो लिहाजा ये 26 नवंबर को फिर जो डस्का में हुआ, ये अपना TLP के साथ जो हुआ, इसके बाद एहतजाज के लिए पाकिस्तान में निकलने के लिए आपने लोगों को सरपीरा बनाना है, तब लोग निकलेंगे। और इसके लिए आपने जो मेहनत करनी है, जो आपने तरगीब देनी है, जो आपने लोगों की ज़हनसाजी करनी है, वो तो कोई कर ही नहीं रहा है। किसी को पता ही नहीं है किस तरह करना है। 10,000 लोग भी अगर निकल आए ना, अली अमीन खान जब 24 नवंबर को आया था तो 1,50,000 से ज़्यादा लोग थे। अब अगर 10,000 किसी ने देख लिए कि निकल आए, तो फिर आप मुझे कहें जी कि आपको सियासत की ये नहीं है। बड़ी जज्बाती तकरीरें करते हैं सुहेल अफरीदी साहब। क्या आप नहीं निकलेंगे लोग उनके पीछे? सुहेल अफरीदी और अली अमीन खान में फ़र्क ये है, अली अमीन खान भी खान को निकालना चाहता था, लेकिन यहाँ ये भी पड़ी होती है कि अली अमीन खान ने निकलवा लिया तो क्रेडिट उसको चला जाएगा। उसकी कोशिशों को नाकाम बनाना सुहेल अफरीदी भी निकालना चाहता है। और सुहेल अफरीदी जो है वो सीधा है, अली अमीन खान हुकूमत बचाना और चलाना चाहता था। ये स्टेक वो शायद नहीं रखना चाहता है, वो शायद ये परवाह नहीं रखना चाहता है। सुहेल अफरीदी को मायूसी तब होगी क्योंकि वो उसके खलूस पे मैं शक नहीं करता, लेकिन मैं जिस चीज़ पे शक करता हूँ वो इस्तेदाद पे है, वो सलाहियत पे है और इस अमल को कामयाब बनाने पे है। मुझे नहीं लगता है कि गुज़िश्ता एहतजाजों के
यानी 10वीं हिस्से के बराबर भी एहतजाज हो सके। सही है। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। तहसीन आपने गुफ्तगू सुनी रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत की। प्राइम में आगे बढ़ेंगे और तस्दीक शामिल करेंगे। प्राइम में हमारे साथ मौजूद हैं आदमी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तहज़ीरकार, और हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए कौमी विरसा हुज़ैफ़ा रहमान साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। आदमी साहब ये बताइएगा कि अब 27वीं आईनी तरमीम तो मंजूर हो गई है, तहरीक इंसाफ अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक तहरीक लॉन्च करना चाह रही है। क्या समझते हैं कि ये जो तहरीक इंसाफ ने मुज़ामत, एक नई मुज़ामत का ऐलान किया है, एक नई तहरीक का ऐलान किया है, ये पहले वाली तहरीक से मुख्तलिफ हो सकती है या ये भी पहले जैसी तहरीक जैसी एक तहरीक होगी? देखिए समर साहब, वक्त के साथ साथ चीजें तब्दील होती हैं। पहले भी जब पिछले कुछ प्रोग्राम्स पहले आपसे गुफ्तगू हो रही थी, उस वक्त भी मैंने अर्ज किया था कि जो हुकूमती इकदामात हैं वो इस चीज का फैसला करेंगे कि कोई भी तहरीक कितनी कामयाब होगी या नहीं होगी। अब उसके बाद 27वीं आईनी तरमीम आ चुकी है, आपने भी उसका जिक्र किया। आज आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट के एक बड़े अच्छे वेल रेप्यूटेड जज हैं उन शम्स साहब, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और बाकायदा तौर पे उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा कि मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद मैं अपना काम जारी रखूं। हालांकि तो उनके मेरे खिलाफ ख्याल में सुप्रीम जो जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ एक केस भी चल रहा था, कुछ इस्तीफे को उस केस से भी कुछ लोग जोड़ रहे हैं। दो मुख्तलिफ राय देखिए है, वो तो एक राय है कि 27वीं देखिए ना आईनी वो तरमीम की तो वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, एक राय है कि वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस था वो भी इसकी वजह हो सकता है। देखिए वो तो रेफरेंस वगैरह तो बहुत सारे मौजूद जज साहिबान के हवाले से आ जाते हैं। अब जहां तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तहरीक का ताल्लुक है, देखिए अब से पहले तक तो जितनी दफा भी उन्होंने तहरीक चलाने की बात की है, टू बी ऑनेस्ट हमें कोई उस तरह बड़ी तहरीक तो नजर नहीं आई। हमें उस तरह हर शहर के अंदर हर जगह पे सड़क उस तरह गर्म नजर नहीं आई जिसकी जानिब वो इशारा करते हैं। और अभी भी जो कुछ लोग कह रहे थे कि शायद नवंबर में सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो डी चौक की तरफ आए और इस्लामाबाद की तरफ आए, लेकिन मुझे समर साहब इस वक्त कोई ऐसा माहौल नजर नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कि नवंबर में कोई बहुत बड़ी अवामी एहतजाजी तहरीक नजर आएगी। सही है। मुतमईन आप हुज़ैफ़ा रहमान साहब के कुछ ज़्यादा आफ्टर शॉक्स जो हैं वो 27वीं आईनी तरमीम के जो हैं वो आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। दो कुछ जजेस के इस्तीफे आए हैं और कुछ के मजीद भी आ सकते हैं, और तहरीक इंसाफ की एक तहरीक चलाने की बात कर रही है। मुतमईन है कि कोई इतना बड़ा आफ्टर जो है वो आपके लिए मसला नहीं बनेगा? जी, बहुत शुक्रिया सफर साहब, मैं कुछ हकायक आपके सामने रखूँगा। जी पहली बात तो बिल्कुल मुतमईन है, कोई ऐसा जो है कोई परेशानी वाली सूरत-ए-हाल नहीं है। लेकिन एक तरफ बात की जा रही है कि वुकला तहरीक शुरू हो जाएगी, तो वो वुकला तहरीक का क्या मुतालबा होगा कि जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तीफे हम एक्सेप्ट ना करते, या हमने उन्हें निकाला तो नहीं है, वो तो खुद इस्तीफे देकर गए हैं। और दूसरी बात ये है कि कुछ हकायक आपके सामने होने चाहिए, वो ये है कि पंजाब बार के जितने भी मेंबर्स हैं, आपकी पाकिस्तान बार जो है, उसके अलावा आपकी डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट बार्स 90% बार्स जो है 26वीं यानी तरमीम और 27वीं यानी तरमीम को एंडोर्स कर चुकी हैं। जो वुकला की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमातें हैं, तंजीमें हैं, अगर उनकी तरफ से एंडोर्समेंट मौजूद है, इवन के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भी, तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई वुकला कम्युनिटी को एतमाद में लिए बगैर कोई तरामीम हुई है या इस पर कोई वुकला तहरीक जो है वो चल सकती है, वो कामयाब हो सकती है। बाकी जहां तक आपने बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अगर ये नई तहरीक वो शुरू करेंगे या नया मार्च होगा तो चौथा मार्च होगा। आपको याद है कि पिछले साल इसी नवंबर में उन्होंने केपी के हुकूमत, केपी के पुलिस और केपी की सरकारी मशीनरी के ताउन से इस्लामाबाद पर धावा बोला था, लेकिन आपको याद होगा 2 से 3 दिन में वो लोग नहीं ठहर सके और वापस चले गए। पंजाब से कोई बंदा नहीं निकला था, सिंध से कोई लोग नहीं आए थे। अब सूरत हाल जरा मुख्तलिफ होगी। एक तो केपीके की इंतजामिया को वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है फेडरल से, ना केपीके की पुलिस ना केपीके की इंतजामिया जो चीफ सेक्रेटरी के मातहत है। आज मैं कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर भी देख रहा था, पेशावर हाई कोर्ट का, उन्होंने भी रोका है। तो ऐसी सूरत हाल में मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा कि स्ट्रीट पावर तहरीक इंसाफ के पास मौजूद नहीं है, और पंजाब से भी अगर लोग पावर नहीं तो है, निकलते हैं, ऐसा तो ना केपी कहीं से स्ट्रीट बहुत पावर कम लोग नहीं है, निकलते हैं। स्ट्रीट पावर तो है तहरीक इंसाफ के पास। नहीं, केपी से जब वो आना चाहे तो वो आ सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि स्ट्रीट हुकूमत की पावर तरफ नहीं से है। सख्तियां इतनी आती हैं कि जी नहीं, मैं फैक्चुअल पोजीशन आपके सामने रख देता हूँ। आप मेरे बड़े भाई हैं, अगर स्ट्रीट पावर मौजूद होती तो उनका जलसा जो उन्होंने कराया, जो अलीमीन गंडापुर ने, वो नाकाम ना होता। उस पे इनके अपने लोग ही कह रहे थे कि जलसा नाकाम हो गया। सही है। अगर स्ट्रीट पावर होती तो केपी के 4 करोड़ का सूबा है, ये 50 लाख बंदा इस्लामाबाद ले आते। अगर रियासती मशीनरी, वजारत आला
उसके बाद लोगों को ठीक है। पैसे देना, पुलिस की सपोर्ट के बावजूद अगर सिर्फ 2 या 3 हजार बंदे आए, इसका मतलब है फिलहाल तो वोटर सही, मौजूद है, चले। स्ट्रीट पावर नहीं है। अतर काज़मी साहब, हुज़ैफा रहमान साहब तो कह रहे हैं कि स्ट्रीट पावर ही नहीं है तहरीक इंसाफ के पास। मानते हैं, आप एग्री करेंगे कि स्ट्रीट पावर नहीं है? वो कह रहे हैं वोटर है, लेकिन वो वोटर जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता एक तगड़ी तहरीक में, जिसकी वजह से अब तक तहरीक इंसाफ अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकी। तो आइंदा भी जो सुहेल अफरीदी साहब भी वहां से तैयारी कर रहे हैं कि फिर से वो इस्लामाबाद की तरफ आने की बातें कर रहे हैं, एक भरपूर तहरीक चलाने की बातें हो रही है, तो आप कह रहे हैं कि वो स्ट्रीट पावर का मसला है या स्ट्रेटजी का मसला है कि तहरीक इंसाफ जो है वो एक बेहतर हिकमत अमली नहीं बना पा रही? तंजीमी मसाइल भी है, देखिए इख्तलाफात भी है। देखिए समर साहब, जमहूरियत के अंदर कोई खुदा ना खास्ता एक जत्था आके तो तब्दीली नहीं लेके आता ना। जमहूरियत के अंदर स्ट्रीट पावर, पॉलिटिकल पावर आपके वोट की पावर होती है। आप वोट के जरिए एक तब्दीली लेके आते हैं या हुकूमत के ऊपर दबाव डालते हैं, कोई मुज़ाकरात करते हैं। आप अगर किसी चीज को महफूज रखने के लिए कोई चीज उसके ऊपर थोड़ा सी चीज रख दे तो बेहतर होता है। सम टाइम आप जब ज्यादा बोझ डालते हैं तो वो चीज अपने बोझ के तले दब जाती है। ये 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम जहां से हम शुरू हुए थे, ये वो बोझ है जो सियासी बोझ हुकूमत के कंधों पे पड़ता जा रहा है, और ये कब तक इसको सस्टेन कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि देखें, जो आपने सियासत करनी होती है वो मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक होती है। जब आप एक तरफ से अदालतों के फैसले मानने के लिए तैयार नहीं है, आइन और कानून की जो हालत है वो आपके सामने है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एतजाज एहसन साहब से आप पूछ लें, जो दीगर बहुत सारे बड़े बड़े जो लॉयर्स हैं आप उनसे पूछ लें। तो मेरे ख्याल में जब आपने एक सर्टेन गेम के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक ही गेम नहीं खेलनी, तो फिर आप जो मर्जी करें। फिर आप के बजाय हुज़ैफा भाई कहें कि आज एंकर मैं हूं और आज प्रोग्राम आगे से मैं चलाऊंगा, तो मैं और आप क्या कर सकते हैं? तो बस इसी किस्म की सिचुएशन है। क्यों हुज़ैफर रहमान साहब, क्या वजह है कि इतने ज्यादा सेफ गार्ड जो हैं, जो अतर काज़मी साहब बात कर रहे हैं कि एक ही आपके पास आपके लिए ताला काफी था, ताले पे ताला आप जो लगाते जा रहे हैं 26वीं, 27वीं, 28वीं, लगता है कि डर है आपको कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ के कमबैक का, जो इतने ज्यादा सेफ गार्ड आप जो है वो इसमें नजर आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से? अतर काज़मी साहब मेरे भाई हैं, इन्होंने फरमाया कि ताले पे ताला लगाया जा रहा है। जी, ताले पे ताला बिल्कुल नहीं लगाया जा रहा। ये खुद तारीख के तालिब इल्म, अगर तारीख पढ़ लें, 2010 में हम ये तरामीम करना चाहते थे। उस वक्त की अदलिया ने हमारे कनपट्टी पे बंदूक रखी, पीपल्स पार्टी की कनपट्टी पे बंदूक रखी, और जुडिशियल कमीशन की फॉर्मेशन इफ्तिखार जोशी साहब ने तब्दील नहीं करने दी। बहुत शुक्रिया हुज़ैफा रहमान साहब आपका और अतर काज़मी साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे भारत में जो बिहार का इलेक्शन हुआ है, नरेंद्र मोदी पर बदतरीन धांधली के इल्जामात लग रहे हैं, हुआ क्या है बिहार के इलेक्शन में, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। भारत में बिहार असेंबली के इंतखाबात से मुतालिक माहिरीन की राय यही थी कि ये इंतखाबात बहुत सख्त होंगे और किसी की जीत की पेशगोई करना आसान नहीं होगा। अपोजिशन कांग्रेस और बिहार में उसके इत्तेहादी तेजस्वी यादव की जमात ने रियासत में बहुत अच्छी इंतखाबी मुहिम चलाई थी। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में मुबैना धांधली के बारे में रियासत गिर मुहिम की क़यादत की थी। ताहम गुज़िश्ता रोज जब नताइज आए तो उन्होंने तमाम अंदाजों और दावों को तहस नहस कर दिया और 243 रुकनी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का इत्तेहाद 3/4 सीटें हासिल कर गया। बिहार भारत की तीसरी सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत है, जहां तकरीबन 13 करोड़ लोग बसते हैं। इंतखाबी कमीशन के मुताबिक बीजेपी और इत्तेहादियों ने 243 रुकनी असम्बली में 203 नशिस्तें जीतकर वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली है, जबकि हुकूमत बनाने के लिए 122 नशिस्तें दरकार थीं। नरेंद्र मोदी की बीजेपी 99 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात है। इत्तेहादी जमात जनता दल यूनाइटेड ने 85, जनशक्ति पार्टी ने 19 नशिस्तें जीती। कांग्रेस इन इंतखाबात में सिर्फ 6 नशिस्तें जीत सकी, जबकि उनकी इत्तेहादी तेजस्वी की जमात 25 सीटों पर कामयाब हुई है। अहम बात यह है कि इंतखाबात ऐसे वक्त में हुए जब भारत में बेरोजगारी, कानून और नज्म और वोटर लिस्टों में बेजातियों पर अवामी तशवीश मौजूद थी। माहिरीन के मुताबिक बीजेपी की बिहार में गैर मामूली कामयाबी मोदी को मजीद एतमाद तो देगी, ताहम वो सख्त गिर कौम परस्ताना बयानियां जारी रखेंगे। ये बयानियां अक्सर पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को हवा देता है, जो दाखिली सियासत में वोट हासिल करने का जरिया बनता है। नरेंद्र मोदी ने बिहार की जीत पर अपनी तकरीर में कहा कि इस जीत ने बंगाल में बीजेपी की जीत के लिए रास्ते हमवार कर दिए हैं। इन इंतखाबात में मजमूई तौर पर 67% वोटरों ने वोट डाले हैं, जो कि 1951 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा नंबर है। दूसरी जानिब इन इंतखाबात से कबल राहुल गांधी ने बीजेपी और उसके इत्तेहादियों पर धांधली के इल्जामात भी आयद किए, जिनकी मुतअद्दिद बार तरदीदें भी सामने आई थीं। और अब इंतखाबात के बाद अपने पहले रद्द-ए-अमल में कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने एक्स पर अपने बयान में कहा है कि ये नताइज उनके लिए हैरान कुन है। उन्होंने कहा कि बिहार इलेक्शन के नताइज हकीकतन हैरान कुन है। हम एक ऐसे इलेक्शन में जीत हासिल नहीं कर सके जो इब्तिदा से ही साफ और शफाफ नहीं था।
हम मुल्क के आइन और जमहूरियत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर भी कहते हैं कि इलेक्शन के ज़ाब्ता अखलाक के नफाज से सिर्फ एक दिन पहले रियासत में बीजेपी की मखलूत हुकूमत ने खवातीन के लिए एक बड़ी माली स्कीम का ऐलान किया था और इसी स्कीम को प्री पोल धांधली की निगाह से देखा जा रहा है। इस मुतालिक आलमी इदारे भी बिहार इलेक्शन में बड़े पैमाने पर धांधली को नरेंद्र मोदी की जीत की वजह करार दे रहे हैं। मगरबी नशरियाती इदारों ने कहा है कि रियासत में बड़े पैमाने पर पैसा लगाकर वोटर लिस्टों में गड़बड़ भी की गई, जिसने भारतीय जनता पार्टी और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जमात को अक्सरियत दिलाई। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक बीजेपी जेडीयू की कामयाबी की एक अहम वजह खवातीन का बड़ी तादाद में वोट डालना है। तकरीबन निस्फ राय दहिंदगान खवातीन हैं और हालिया इलेक्शन में सबसे ज्यादा खवातीन वोटर टर्न आउट रिकॉर्ड किया गया, जो 72% था। बीबीसी का कहना है कि सितंबर में जो वोटर्स की फहरिस्त जारी हुई थी उसमें 47 लाख नाम शामिल नहीं थे। अब यह मश्क भारत भर में 12 रियासतों और विफाक के जेर इंतजाम इलाकों में हो रही है। इस अमल को हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। अल जज़ीरा के मुताबिक सितंबर में बीजेपी ने तकरीबन 7.5 करोड़ खवातीन को तकरीबन 10,000 रुपए फीकस बराह रास्त बैंक अकाउंट्स के जरिए दिए। जर्मन नशरियाती इदारे ने लिखा है कि यह इलेक्शन वोटरों की फहरिस्त पर एक मुतनाज़ नजरसानी के बाद किया गया, जिसके बारे में अपोजिशन ने इल्जाम लगाया था कि इस नजरसानी का मकसद हकीकी वोटर्स को खारिज करना है ताकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पार्टी को बरतरी हासिल हो सके। वोटर लिस्टों में गड़बड़ के अलावा वोटिंग के फाइनल राउंड से पहले दहशतगर्दी से जुड़े वाकयात और उनको पाकिस्तान से जोड़कर भी बीजेपी ने पाकिस्तान मुखालिफ माहौल बनाकर वोट हासिल करने का पुराना हरबा फिर से आजमाया। आज की शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।